यार इन कपड़ों को धो तो लिया और मेरे को सुखा भी दिया। उफ, ये शादी करने के बाद लड़की की पूरी लाइफ नौकरों जैसे। बस ये बोलते बोलते ही ईशानी रस्सी पर अपना सर रख के कपड़े सुखाते सुखाते खड़े रहकर ही सो जाती है। कुछ देर बाद बारिश आती है और ईशानी और सारे कपड़े भीग जाते हैं। लेकिन ईशानी की आंख तो तब भी नहीं खुलती और उतने में ही सासू माँ बेला जी वहां आ जाती है। हाय मेरी बहू, हाय मेरी बहू, अरे ईशानी बहू, लगता है बारिश से करंट लगकर ये हाल हुआ है मेरी बहू का। अरे 2 दिन भी नहीं हुए थे इसे आए हुए, अरे मुंह दिखाई भी नहीं हुई थी और मेरी बहू स्वर्गवासी हो गई। तभी वहां पर ईशानी का पति करण और ससुर जी इंद्रनील जी आ जाते हैं। क्या हुआ माँ, आप इतनी रो क्यों रही हो? ईशानी, ईशानी को क्या हुआ है? ये ऐसे क्यों खड़ी है? अरे अक्ल के अंधो, जरा ध्यान से देखो, ईशानी बहू खर्राटे मार रही है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये तो घोड़े बेचकर मस्त मगन नींद में है। ईशानी उन तीनों की आवाज सुनकर जाग जाती है और कहती है, अरे आप सब यहाँ पर। सासू माँ, आप रो रही हो, क्या हुआ? ओए कलमुई, ये कौन सा टैलेंट है, खड़े खड़े ही सो गई। बारिश की भी भनक नहीं लगी क्या तुझे? इतने सारे कपड़े भीग गए, बेवकूफों की महारानी। करण बेटा, इसे टाइम पे सोने दिया कर, टाइम पे सोएगी तो अगले दिन नींद नहीं आएगी इसे। मेरी तो जान ही निकल गई थी। लेकिन मैंने क्या किया है? मैंने थोड़ी इसकी नींद रोक रखी है। ये कहानी है ईशानी की। ईशानी एक बहुत ही सुस्त और आलसी लड़की थी। वो दिन के 8 पहर बस सोती ही रहती। उसकी इस बुरी आदत से उसके माता पिता निर्मला और केशव जी काफी परेशान और चिंताग्रस्त थे। लेकिन जैसे तैसे उसकी शादी एक बड़े घराने में करण के साथ हो जाती है। फिलहाल तो उसे अपने ससुराल में आए 2 ही दिन हुए थे और उसके ससुराल वाले इस बात से ठीक से रूबरू भी नहीं थे कि उनकी बहू 24 घंटे सिर्फ सोती ही रहती है। तो चलिए देखते हैं और कितने रायते फैलाती है ये 24 घंटे सोने वाली बहू। सुबह के 9 बज चुके थे। बेला अपने चाय और नाश्ते के इंतजार में बैठी थी। बहू, अरे ओ ईशानी बहू, चाय कहाँ है मेरी? इतना क्या तैयार हो रही है? फैशन शो में थोड़ी ना जाना है। बहुत देर तक इंतजार करने पर जब ईशानी बाहर नहीं आती, तब बेला ईशानी के कमरे में जाती है और देखती है कि ईशानी तो आराम से गहरी नींद में खर्राटे मारती हुए सो रही है और वो बिस्तर से नीचे गिरी है फिर भी सोने में मगन है। अरे करम चली नास पीटी, जब से आई है पूरा पूरा दिन पूरी पूरी रात बस सोती ही रहती है। मायके में चक्की पीसती थी क्या, जो ससुराल में आकर बिस्तर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। मेरी सासू माँ एक नंबर की बुद्धू है, खुद को इस घर की प्रिंसिपल समझती है। मुझे ठीक से आराम से सोने भी नहीं देती। जेल के कैदियों की तरह जिंदगी हो गई है मेरी। मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो मुझे इतनी खूंखार सांस मिली है। हाय रब्बा, इसकी इतनी हिम्मत, अब तो ये गई। बेला रसोई से एक बेलन और थाल लाती है और उसे जोर जोर से बजाते हुए ईशानी को उठाती है। उठ जा ओए, उठ जा बेशरम, बदतमीज कहीं की। अरे ओ कुंभकर्ण की बहन। हाँ, क्या हुआ सासू माँ? क्यों रे,
नींद में मेरी बुराई कर रही थी तू, है? और ये क्या नाटक है? दिन में 24 घंटे बस सोती रहती है तू। अब वो मैं आपकी नहीं बल्कि किसी और की बुराई कर रही होंगी। सॉरी सासू माँ। अब मुझे ना नींद आती है तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? जिस गली से आई है ना, वहीं पे फिर से उल्टे पांव लौट जा। अगर एक बहू होने का धर्म निभाना नहीं जानती तो फिर यहां रहने का कोई फायदा भी नहीं, समझ गई? ईशानी की ये हरकतें खत्म होने की बजाय और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो कहीं पर भी कभी भी सो जाया करती। कभी किचन में खाना बनाते बनाते, तो कभी वॉशरूम में कपड़े धोते धोते, कभी घर के किसी कोने में, तो कभी चुपके से बिस्तर के नीचे, ताकि किसी को पता ना चले। अब उसके ससुराल वालों को साफ साफ समझ में आ चुका था कि उनकी बहू 24 घंटे बस सोती ही रहती है और ये उसकी आदत है। बेला निर्मला को वीडियो कॉल करके कहती है, क्यों समधन जी, जरा भी लाज शर्म ना आई ऐसा डिफेक्टिव पीस हमारे गले बांधने के लिए? अब क्या हुआ बेला जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे आपकी बेटी को दिन भर सोने की आदत है। आपने ये बात हमसे क्यों छुपाई? पहले 2-3 दिन तो हमें लगा शादी ब्याह के फंक्शन की थकावट के कारण हो रहा होगा ऐसा, लेकिन अब तो 1 महीना हो गया है और आपकी राजकुमारी किसी 3 महीने के बच्चे की तरह है, सारा दिन सोती ही रहती है। वो दरअसल हम आपको बताने ही वाले थे, लेकिन मतलब बचपन से ही ईशानी ऐसी है। वो बहुत आलसी किस्म की है, क्योंकि हमने उसे नाजों से पाला है ना बहन जी। और वहाँ पर काम के बोझ से। हाँ हाँ, जैसे कि हम तो आपकी बेटी पर अत्याचार ही करते हैं। अरे जब से आई है एक काम तक ढंग से नहीं किया उसने। सारा काम आधा अधूरा छोड़ देती है। बर्तन धोने में ही 5 घंटे लगाएगी। उस 5 घंटे में 50 झपकियां ले लेगी। अरे रखिया वीडियो कॉल, अब जो भी फैसला करना है वो हम देख लेंगे। फिर एक दिन, ईशानी, आज हमारी शादी को पूरा 1 महीना पूरा हुआ है। इस फर्स्ट मंथली एनिवर्सरी को हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। आज रात को हम दोनों एक 5 स्टार होटल में जाकर खाना खाएंगे। वाह ठीक है, लेकिन केक मेरा फेवरेट रस मलाई फ्लेवर ही रखना, ओके? ओके डियर, मैं ऑफिस से ही तैयार होकर तुम्हें सीधा होटल में मिलूंगा। तुम वहीं आ जाना, और हाँ, सच सवर के आना, कोई खूबसूरत सी लाल कलर की साड़ी पहनकर। और मैं भी रेड कोट पहन लेता हूँ। हम दोनों कपल्स ट्विनिंग करेंगे। रात हो जाती है। करण होटल में तैयार होकर पहुंच जाता है और ईशानी का इंतजार करता है, लेकिन ईशानी घर पर सच सवर कर सोफे पर ही भर नींद सो रही होती है। और फिर जब ईशानी को अपने फोन की घंटी बजती हुई सुनाई देती है, तब वो एकदम से झटके से उठ जाती है। ओ नो, 20 मिस्ड कॉल्स! अब तक तो मेरा हैंडसम गोरा पति लाल का पीला हो गया होगा गुस्से के मारे। मुझे जल्द से पहुंचना होगा। ईशानी फटाफट से टैक्सी बुक करती है और होटल पहुंचती है। ये क्या है ईशानी? पिछले 1 घंटे से वेट कर रहा हूं तुम्हारा। सो सॉरी पतिदेव, वो सासू माँ के घुटनों की मालिश कर रही थी ना, और ससुर जी के लिए इलायची वाली चाय बना रही थी। इस चक्कर में फोन का पता ही नहीं चला। अच्छा, इट्स ओके। अब तुम आ गई हो तो नूर आ गया है। चलो हमारा स्पेशल डे सेलिब्रेट करते हैं। करण और ईशानी बैठते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं। करण ईशानी से बातें करता है। तुम्हें पता है ईशानी, सब तुम्हें तुम्हारे सोने की आदत के लिए डांटते हैं। हालांकि वो एक बुरी आदत है, लेकिन सच बताऊं तो जब तुम सोती हो ना, तब बड़ी प्यारी लगती हो। बाय गॉड। तुम्हें याद है पहली बार जब हम मिले थे, वो ब्रिजवासी की चाट की दुकान पे मैं आया था।
तुम्हारी गली में एक अमीर आदमी पहली बार चाट खाने आया, देख सभी कितना चौंक गए थे। उतने में करण देखता है कि ईशानी तो यहाँ पर भी बैठे बैठे नींद काफुर हो गई है और नींद में बड़बड़ाती है। मेरा पति खुद को क्या समझता है क्या पता, चेहरे से तो लंगूर है लेकिन दिल का बड़ा नेक है। आई लव यू मेरे पति परमेश्वर। बुरा है भला है जैसा भी हो, मेरा पति मेरा देवता है। ये देख आसपास के लोग हंसने लगते हैं। अरे ये ईशानी बिना सच में नाक कटवा कर रहेगी, इससे शादी ही क्यों की समझ में नहीं आ रहा। काश उन 7 फेरों को मैं फिर से रिवाइंड करके शादी का मंडप छोड़ के भाग जाता। नींद खोर कहीं की। अगले दिन करण ईशानी से बात नहीं करता। नाश्ते पर, क्या हुआ है करण, तुम मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे हो? अरे कैसे करेगा, तुम्हें पता भी है कल रात को तुम होटल में ही सो गई थी और नींद में कुछ भी बड़बड़ा रही थी, जिसके कारण करण की इज्जत की धज्जियां उड़ गई। सब तुम पर हंस रहे थे। अरे बहू अब तो सुधर जाओ, और सोना ही है तो 24 घंटों में से 10 से 12 घंटे सो जाओ, लेकिन पूरे के पूरे 24 घंटे हरगिज नहीं। अरे जाने दीजिए ना, गधे के सामने भगवत गीता रखकर क्या फायदा। एक रोज बेला, इंद्रनील और करण का व्रत होता है। तीनों रात में अपना व्रत तोड़ने वाले होते हैं। तभी आज तो जल्दी जल्दी सारा खाना बनाऊंगी, भले ही दाल में शक्कर और खीर में नमक एक्सचेंज हो जाए तो भी चलेगा, बस सारा खाना टाइम पे बन जाना चाहिए, वरना तीनों की तीनों बंदूक तान कर खड़े हो जाएंगे मेरे सामने। लेकिन ईशानी बेचारी नींद और आलस की मारी वो गैस पर चने का कुकर रखकर छोड़ देती है और रसोई में ही चैन भरी नींद में सो जाती है। उसे अपने आसपास की कोई खबर नहीं रहती। काफी वक्त बीत जाता है और फिर प्रेशर के मारे कुकर ब्लास्ट होकर फट जाता है। वो तो अच्छा होता है कि ईशानी गैस से दूर होती है। ये सब सुनकर सभी रसोई में तुरंत आ जाते हैं। हाय राम, कुकर फट गया। हाँ सासू माँ, वो एक्चुअली मैं फिर से सो गई थी। वो तो अच्छा है कि मैं गैस से दूर थी, वरना आज तो मेरी शामत आना तय था। बाल बाल बची हूँ मैं। अरे बहू ध्यान रखा करो, एक दिन अपने साथ साथ हम सबको भी ले डुबोगी। इतना सोगी ना तो सर पे पीपल का पेड़ उग जाएगा। अरे सत्यानाश तो कर दिया ही है इस निकम्मी ने। अब बाहर से ऑर्डर करो खाना, व्रत जो खोलना है। और कितने पाप लेगी अपने सर पर। अरे बहुएं घर की लक्ष्मी होती है और तू दिन रात सुबह शाम सोती रहती है। ऐसे में घर में पनौती तो आएगी ही ना। ये पनौती कौन है सासू माँ? आपकी बहन है क्या? I mean, मेरी मौसी सास आने वाली है क्या? हे भगवान। ईशानी इस हादसे से थोड़ा घबरा जाती है और अब वो थोड़ा थोड़ा चौकन्ना रहने लगती है। कुछ दिनों बाद उसका जन्मदिन आता है, लेकिन वो पूरा दिन मुर्दों की तरह बस सोती ही रहती है, सोती ही रहती है। और जब रात में उसकी आंख खुलती है तभी वो घड़ी में देखती है। ओह नो, मेरा जन्मदिन खत्म होने के लिए सिर्फ आधा घंटा बचा है। मैंने अपना पूरा जन्मदिन खराब कर दिया, दिन भर सोती रही। मुझे इस बार किसी की अटेंशन भी नहीं मिली। तभी अचानक से वहां पर बेला, करण और इंद्रनील आते हैं। ईशानी, ये रहे तलाक के कागजात, इन पर साइन कर दो और मुझे तुमसे मुक्ति दे दो, क्योंकि मैं अब एक पल भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। वही तो, जिस घर में भजन बजने चाहिए उस घर में हर घड़ी बस खर्राटों की गूंज बजती रहती है। अब और नहीं, आज तो तुझे हम इस घर से और अपने जीवन से निकाल कर ही दम लेंगे। ये सब देखकर ईशानी बहुत ही घबरा जाती है।
नहीं नहीं नहीं, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? प्लीज प्लीज मुझे तलाक मत दो करण। प्लीज सासू माँ, ससुर जी, मुझे घर से बाहर मत निकालिए। ये मेरा ससुराल है, मेरा मंदिर है, और आप लोग मेरे भगवान हो। मेरे पति मेरे देवता है। तो फिर कोई मंदिर में जाकर सोता है क्या? अब ये सारा धोना करने की कोई जरूरत नहीं है। दस्तखत करो और मुझे आजाद करो इस रिश्ते से, और खासकर अपने आप से। नहीं 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 नहीं, मैं आप तीनों से वादा करती हूँ, माता रानी की सौगंध, मैं आज के बाद सोऊंगी, लेकिन सारा काम करके टाइम पर। जब पूरी दुनिया सोती है तभी, लेकिन कभी भी 24 घंटे नहीं सोऊंगी। प्लीज, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी लापरवाही के लिए मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए प्लीज। ईशानी बिलख बिलख के रोती है और तभी तीनों की आंखें नम हो जाती है और बेला ईशानी को अपने गले से लगाती है और कहती है, बस बस कर अब। माँ, मैं कभी आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं दूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं। करण तलाक के कागजों को फाड़ने लगता है और हंसते हुए कहता है, अरे मेरी पगली छिल्ली वाइफी, ये पेपर्स तो नकली थे। क्या? बस तुम्हें इस बात का एहसास हो कि तुम कितनी गलत थी। तुम्हारी 24 घंटे सोने की आदत कितनी गलत थी। इस बुरी आदत के चलते तुम्हारी तबीयत कितनी कमजोर और बिगड़ती जा रही थी। इस सब के लिए ही हमने ये षड्यंत्र रचा। चलो, अभी तुम्हें रियलाइज हो चुका है तो कोई गिला शिकवा नहीं। अब अभी बस 2 मिनट दो मुझे। आप कहाँ जा रहे हो? कह तो दिया ना, बदल दूंगी अपनी आदत। अपनी बीवी की जान लोगी क्या आज? करण एक ट्रॉली लाता है जिसमें एक खूबसूरत सा बड़ा केक रखा है जिस पर हैप्पी बर्थडे ईशानी लिखा हुआ था। अब तुमने तुम्हारी नींद के चक्कर में पूरा बर्थडे तो ऐसे ही गवा दिया, लेकिन आखिरी 10 मिनट अब भी बचे हैं, इसलिए इन्हें अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। थैंक यू करण। पूरा परिवार हैप्पी बर्थडे का गाना गाता है और ईशानी केक खाती है और खिलाती है। इस तरह से ईशानी अपनी 24 घंटे सोने की आदत को छोड़ देती है और योगा, वॉक, जॉगिंग और कसरत करना शुरू करती है और उसे एक नया जॉब भी मिल जाता है। अपनी गृहस्थी के साथ साथ वो अपने काम को भी पूरी शिद्दत से संभालती है और एक सुशील बहू बनकर दिखाती है और सभी एक साथ एक खुशहाल जीवन बिताते हैं। अकेली अकेली चिड़चिड़ करके कुछ तो फिर से बड़बड़ा रही है ये करमजली। आज मैंने जली हुई खीर की बर्फी बनाने बोला था ना, और मूली के पराठे भी, इसीलिए इसे इतनी चिड़चिड़ मच रही है। कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा, क्या बके जा रही है। जिस तरह इस दूरबीन से दूर का देख सकते हैं, काश इस तरह दूर का सुनने वाला कोई यंत्र भी होता। हे मेरे पहाड़ी वाले बाबा, अब कौन सी आफत आ गई? अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? दिन दहाड़े कौन सा भूत देख लिया तूने? कुछ नहीं सासू माँ, वो दरअसल एक छिपकली थी, मोटी और लंबी, लेकिन अब वो चली गई खिड़की के बाहर। हे भगवान, न जाने क्या होगा इस कलयुग की पीढ़ी का। आप तो ऐसे बात कर रही हो जैसे आप बड़ा सतयुग से आई हो। ये सुनकर कमला वहां से चली जाती है। उसी शाम घर में बहू की सहेलियां आती हैं और वो तीनों आंगन में बैठी बातें करने लगती है। अब सारी सहेलियां इकट्ठा हुई है, जम के चुगलियां करेंगी पीठ पीछे अपनी सास और अपने ससुर और अपने पति की। बहू क्या बात कर रही है ये जानने की उत्सुकता तो बहुत थी, लेकिन दूर बैठे होने की वजह से
कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अब कमला देवी उनके चेहरों के हाव भाव देखकर ही बातों का अंदाजा लगाने लगती है। अरे यार सुहानी, तुझे मैं क्या बताऊं, मेरी जब से शादी हुई है ना, मानो बर्बादी हुई है। मेरी सास मुझे एक पल के लिए भी चैन से बैठने नहीं देती। हर वक्त कभी आम पन्ना बनाओ, कभी लहसुन चटनी बनाओ, कभी मटर छिलो तो कभी साड़ी को इस्त्री करो। एक बहू का जीवन ना किसी नौकरानी से कम नहीं है। सच में सास ना दानव होती है, दानव। अरे कल तो हद ही होगी, खामखा बेफिजुल में एक्स्ट्रा 15 लोगों का खाना बनवाया और सारा घर साफ करवाया। मुझे तो इस उम्र में ही बूढ़ी करके दम लेगी मेरी सास। मेरी कमर और मेरे पैर अब से ही जवाब देने लग गए हैं। तेरी सास कैसी है सुहानी? अब मैं क्या बताऊं मेरी सास के बारे में। वो तो मानो दुनिया की सबसे बेस्ट सास है। दोनों सहेलियां ये बात सुनकर चौंक जाती है। देखो देखो, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है पक्का, इसीलिए इसकी सहेलियां भी इतनी आश्चर्यचकित हो रही हैं। हे मेरे पहाड़ी वाले बाबा, मेरी बहू ऐसी क्यों है? सहेलियां घूर घूर कर कमला को देखती है, जिससे कमला के मन में और भी शक का बीज उगने लगता है। सुहानी बहू, जरा अपनी टमाटर जैसी शक्ल लेकर मेरे सामने तो आना। जी बोलिए सासू माँ। आज तुझे घर का सारा काम करना है, एक एक कोने को साफ करना है, फिर चाहे कितना भी पानी और फिनाइल वेस्ट हो जाए। मेरा घर पूरा शीश महल की तरह चमकना चाहिए। लेकिन सासू माँ, ये सब क्यों? दिवाली को तो अभी बहुत लंबा टाइम है आने में। अरे बेल बुद्धि, तेरी अम्मा आ रही है, यानी कि समधन जी, इसलिए खातिरदारी तो करेंगे ही ना उनकी। शादी के बाद पहली बार आएगी तेरी माँ, तो तू बढ़िया सा खाना वाना भी बना लेना, और हाँ, बाहर का आंगन भी साफ कर देना। लेकिन सासू माँ, बाहर आंगन में तो कितनी धूप आती है, मैं बीमार पड़ सकती हूँ। छी 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 छी, कैसी बेटी है, अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकती। तू नहीं चाहती कि तेरी माँ को ग्रैंड वेलकम मिले? हैं? चाहती तो हूँ, ठीक है कर दूंगी। सुहानी तपती धूप में आंगन साफ करती है, पूरे घर की साफ सफाई भी करती है और ढेर सारा खाना भी पकाती है। वहीं मन ही मन बेहद खुश होती हुई कमला फूट फूट कर हंसती है और कहती है, और कर बुराइया, बुरी सोच वाली बहू, तेरा मुंह काला। इसे क्या लगा, क्या मैं कोई ऐरी गैरी नत्थू गैरी सास हूँ? हाँ। जब सुहानी की माँ राधा आती है, तभी खान पान होने के बाद सुहानी और राधा अकेले में गप्पे लड़ाने लगते हैं। वहाँ फिर से कमला पहुँच जाती है चुपके से बातें सुनने के लिए। और बता बिटिया रानी, कैसी चल रही है तेरी जिंदगी? ससुराल में मन तो लगता है ना तेरा? जमाई राजा, समधी जी, समधन जी सब ठीक से पेश तो आते हैं ना तेरे से? हाँ, अब क्या बताऊं मैं आपको। दिन भर तो विक्रम जी और ससुर जी काम पर रहते हैं, बस रहती है तो सिर्फ मेरे साथ ये। इतना परेशान करती है, इतना परेशान करती है मुझे कि क्या बताऊं। आधी एनर्जी तो मेरी इसके पीछे ही वेस्ट हो जाती है। मेरे पहाड़ी वाले बाबा, इससे पहले कि ये कलमुही मेरी बुराई कर करके मेरे दिमाग का पारा हाई करते, मैं निकल ही लेती हूँ। मुझसे ना सही जाएगी इतनी बुराइयाँ। कमला वहाँ से चली जाती है। बहुत प्यारी है ये बिल्ली। यही तो मेरी छोनपल्ली है, जितना परेशान करती है ना, उतना ही मैं इससे प्यार भी करती हूँ। सास कमला सुहानी से काफी परेशान हो चुकी थी। तभी वो तिगड़म सोचती है और बस अब बहुत हुआ, अब तो मुझे जानना ही होगा कि ये सुहानी का असली रूप क्या है। मेरे पास एक सॉलिड प्लान है।
अब मैं बहरी होने का ढोंग करूंगी। हाँ, देखती हूँ कितनी हिम्मत रखती है ये कुलक्षणी मेरे सामने मेरी बुराई करने की। जब मैं बहरी हो जाऊंगी तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। कमला अपने बेटे विक्रम से जाकर सब कुछ बताती है। पर माँ, आप खामखा सुहानी पर शक कर रही हो। अरे उल्टा उसके मन में आपके लिए इतने अच्छे विचार हैं। आपको ऊंचा सुनने की आदत हो गई है और कुछ नहीं। और ये सब ड्रामा रचा कर आपको क्या मिलने वाला है? लल्ला, मैंने एक बार कहा ना तुझे, ज्यादा चपड़ चपड़ ना कर फिर अभी। तुझे मेरी सौगंध, तुझे मेरा इस नाटक में साथ देना ही होगा। कमला अचानक से पूरे घर को अपने सर पर उठा लेती है और ऊंचा सुनने का नाटक करने लगती है और कान खराब होने का। सासू माँ, आपके लिए तड़कती फड़कती अदरक वाली चाय ले आओ, फिर आज खाने में मटर भी करना है। क्या? किसका मर्डर करना है? हैं? अरे मेरी पूजनीय सासू माँ, मर्डर नहीं, मटर 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 की सब्जी बनाऊंगी आज, ये कह रही हूँ। मेरा कान। क्या हुआ सासू माँ, आपके कान में दर्द हो रहा है क्या? हाँ बहू, काफी दर्द हो रहा है। लगता है मेरी कानपुर की लाइन खराब हो गई है। पिछले कुछ दिनों से तू ही देख रही है ना, तेरी आंखों के सामने मुझे ना तो कुछ ठीक से सुनाई दे रहा है और ना ही मेरे कान का दर्द कम होने का नाम ले रहा है। ये तो काफी चिंता वाली बात है सासू माँ, आप फिक्र ना करो। मैं ना अभी डॉक्टर को और विक्रम जी को बुलाती हूँ। आपकी ऊंचा सुनने वाली बीमारी को हम जल्दी ही ठीक कर देंगे। विक्रम को ना चाहते हुए भी अपनी माँ के कहने पर डॉक्टर से झूठ बुलवाना पड़ता है। डॉक्टर और विक्रम घर आते हैं। डॉक्टर जब कमला का कान चेक करता है तो वो घबराकर चिंता के मारे कहता है, अरे ये तो काफी सीवियर प्रॉब्लम है। दरअसल कमला जी के दोनों कानों के पर्दे कमजोर हो गए हैं। मैं एक हियरिंग स्पेशलिस्ट होने के तौर पर आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कमला जी को सुनने वाली मशीन का इस्तेमाल करना शुरू करना चाहिए, जिसके चलते इन्हें अपनी आसपास की बातों को सुनने में आसानी होगी। लेकिन डॉक्टर, अब क्या मेरी सासू माँ उम्र भर ईयर मशीन लगाएंगी? इसका और कोई इलाज नहीं है? ऑपरेशन से तो आजकल सारी बीमारियां ठीक हो जाती है ना? सुहानी को यूं इस तरह बीच में बोलते देख कमला धीरे से अपने बेटे विक्रम से कहती है, देखा कैसे टोक रही है बीच बीच में। इसे अच्छी तरह पता है ना, मैं मशीन लगाऊंगी तो ये बुराइयां कहाँ जाकर करेगी, चाक के बरगद के पेड़ पर। माँ, आप ना ओवर थिंक कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, वो आउट ऑफ कंसर्न कह रही है, ऐसा सलाह दे रही है डॉक्टर को बस। जी नहीं, इस उम्र में इतना सेंसिटिव ऑपरेशन करना काफी रिस्क का काम है, इसलिए हम ये ऑपरेशन अलाउ नहीं करते बच्चे और बूढ़ों को। ठीक है, जैसा आपको सही लगे वैसा ही कीजिए, बस मेरी सासू माँ को कोई प्रॉब्लम ना हो। ऊपर से गुलकंद और अंदर से तीखी मिर्च। बस एक बात का ध्यान रखना, आप दिन भर लगातार उस मशीन को मत लगाए रखना, थोड़ा निकाल भी लीजिएगा ताकि आपको मशीन से कोई सूजन ना आए कानों पर। जब मैं मशीन निकालूंगी तभी तो आएगा ना ऊंट पहाड़ के नीचे, तभी मैं तेरी सच्चाई का खुलासा करूंगी। जब तुझे लगेगा कि मैं तो बहरी हूँ, बिना मशीन की हूँ, और तू मौके का फायदा उठाकर मेरी किसी से तो बुराई करेगी ही, तभी तेरी खैर नहीं। युद्ध का आगाज होगा तब तो, बस मुझे पॉइंट मिल जाए कोई। कमला अब हर रोज मशीन लगाए रखती और दोपहर में मशीन निकाल कर बैठा करती। एक दिन जब वो मशीन निकालती है और सुहानी अपनी चाची से बात कर रही है फोन पर। अब अपनी चाची को मिर्च मसाला लगाकर करेगी मेरी बुराई? अरे नहीं नहीं चाची जी, यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है। और मेरी सासू माँ जो है ना, गंगा मैया की सौगंध,
एकदम बेस्ट है। मुझे माँ की कमी महसूस ही नहीं होती उनकी छाया में। फिर भले ही वो मुझे कितना भी डांटे, कितने भी ताने कसे। और मेरे पति विक्रम जी तो क्या बताऊं, इतना प्यार करते हैं। ये क्या, ये लड़की तो मेरी बुराई करने के बजाय मेरी तारीफों के पुल बांधने जा रही है। कहीं यह नाटक तो नहीं कर रही? हाँ, नाटक ही कर रही होगी। फिर कुछ दिन बाद जब सुहानी की सहेलियां घर पर आती हैं, वो सभी एक साथ बैठी हुई थी एक कमरे में, और सास कमला बिना मशीन के वहां अपना फोन लेने आती है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते काकी। अरे, इन्होंने ना मशीन नहीं लगाई है, इसलिए इन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। फोन लेने आई है बस। ओ, काश हमारी सास भी बहरी होती, फिर हम उनके तानों के बदले जी भर के उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते, और उन्हें कुछ सुनाई भी नहीं देता। हाँ यार, लेकिन अफसोस, फूटी किस्मत हमारी। गाइस, तुम लोग इतना क्यों परेशान होते हो अपनी सास से? सास बहू जैसा पावन रिश्ता इस दुनिया में और कोई नहीं है। मेरी सास तो मेरी दूसरी माँ है। हमें हमारी सास का हमेशा सम्मान करना चाहिए। क्या यार सुहानी, अब बस भी कर। उस दिन भी जब हम आंगन में मिले थे, तब भी तू सिर्फ अपनी सास की तारीफों की बौछारी कर रही थी। इतना प्यार सेहत और रिश्तों के लिए हानिकारक है। फोन लेती हुई कमला ये सब सुनकर आश्चर्यचकित रह जाती है, और फिर कमरे के बाहर आकर, ए मेरे पहाड़ी वाले बाबा, ये क्या, एक बार इत्तेफाक हो सकता है, 2 बार, 3 बार नहीं। इसका मतलब उस दिन आंगन में भी ये सुहानी मेरी तारीफ ही कर रही थी। वहां ऑफिस में परेशान हो रहा विक्रम ये सोचता है, कहीं माँ सच तो नहीं कह रही। हालांकि मैं जानता हूँ सुहानी माँ की कभी बुराई नहीं करेगी, लेकिन अगर बाई चांस गलती से माँ बिना मशीन के बैठी हो और सुहानी ने कोई गलत बात कह दी उनके बारे में, तो फिर घर में तो वर्ल्ड वॉर होकर ही रहेगा। नहीं, इससे पहले कि घर में दोनों सास बहू बर्तन झाड़ू और बेलन लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े, मुझे इस क्लेश को, इस अनहोनी को होने से रोकना होगा। मैं अभी जाकर सारा सच सुहानी को बता देता हूँ कि माँ बहरी नहीं है। कमला को अपनी बुरी सोच का एहसास हो जाता है, और सहेलियों के जाने के बाद जब सुहानी हॉल में साफ सफाई कर रही होती है, तभी उस पर एक बड़ा संदूक गिरने ही वाला होता है, और वो जोर से चीखती चिल्लाती है। सुहानी की चिल्लाने की आवाज सुनकर कमला वहां आकर उस संदूक को पकड़ लेती है। तू ठीक है ना बेटा? तुझे कहीं चोट वोट तो नहीं लगी ना? हाँ सासू माँ, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। आपने तो मेरी जान बचा ली। हे मेरे पहाड़ी वाले बाबा, धन्यवाद। और थैंक यू किस बात का है? एक मिनट, आपने मशीन नहीं लगाई और फिर भी आपको मेरे चिल्लाने की आवाज और अभी मैं जो बोल रही हूँ वो सब सुनाई दे रहा है। ये सब क्या है? तभी कमला भावुक होकर सुहानी को सारा सच बता देती है और उससे माफी भी मांगती है। मुझे माफ कर दे बेटा, गलत फहमियों के भंवर में आकर मैंने न जाने तेरे बारे में कितना ही बुरा भला सोचा, लेकिन तू हर जगह मेरी इतनी तारीफ करती है, मुझे इतना सम्मान देती है। अरे सासू माँ, इट्स ओके। बाय द वे, सॉलिड प्लान किया था। हाँ ऐसा प्लान तो किसी सास बहू के टीवी सीरियल में भी नहीं आया अब तक। मान गए आपके लेखक दिमाग को। खैर चलो, जो हुआ सो हुआ। अभी इस गलत फहमी की वजह से ही हम दोनों में और भी एक्स्ट्रा प्यार उमड़ आएगा। तभी वहाँ विक्रम आता है और देखता है कि दोनों सास बहू एक दूसरे को घूर कर गुस्से से देख रही हैं। मर गए, लगता है मेरी एंट्री थोड़ी लेट हुई है, अब तो भूकंप आने ही वाला है। तभी दोनों सास बहू हंसते हुए डरो मत, अंदर आ जाओ। कमला और सुहानी विक्रम को सब सच बता देते हैं। ओफो, मेरी तो जान ही निकल गई थी।
चलो फाइनली सब ठीक हो ही गया। इसी बात पे एक तगड़ी टाइट झप्पी दे दे। ऑफ कोर्स सासू माँ। कमला और सुहानी दोनों के बीच सुलह हो जाती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और फिर माँ बेटी की तरह साथ साथ खुशी से रहने लगते हैं। समाज ने लड़कियों के लिए कुछ बंधन बनाए हैं और उम्मीद करते हैं कि वो उन बंधनों में बंधी रहे, लेकिन जब लड़की वो बंधन तोड़ देती है तब वो बेचारी नहीं रहती। ऐसी ही एक कहानी है 25 साल की मेघा की। मेघा की शादी सुबोध से हुई है। वो बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करता है, लेकिन उसकी माँ कंचन को अपने बेटे की नौकरी पर बहुत घमंड है। मेरा बेटा इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करता है और फिर भी इतनी मामूली सी लड़की से शादी कर ली। अगर किसी बड़े घर की लड़की से शादी करता तो खूब सारा दहेज, रुपया, पैसा मिलता मेरे बेटे को। मेघा, मेघा, कहाँ मर गई? जल्दी आ। जी माँ जी, आपने बुलाया मुझे? तो सारा दिन घर में पड़े पड़े करती क्या रहती है? कुछ घर का काम भी देख ले। देख घर कितना गंदा पड़ा है। कोई मेहमान घर पर आ गया तो क्या कहेगा? माँ जी, मैंने तो सुबह जल्दी उठकर साफ सफाई कर दी थी। देखिए तो घर तो साफ है। मैं अपना खाना बनाने जा रही हूँ। बस तुझे तो काम ना करने के बहाने चाहिए। अरे मत कर कुछ काम, जाकर आराम से सो जा। मैं खुद कर लूंगी। बुढ़ापे में बस यही देखना बाकी रह गया था। एक तो काम करती नहीं, ऊपर से जुबान चला रही है। सास के बार बार ताने सुनाने पर बेचारी मेघा ने दोबारा से घर का सारा काम किया और खाना बनाने के लिए लेट हो गई। जब सुबोध घर पर आया तो खाना तैयार नहीं था। क्या हुआ मेघा, आज तुमने खाना बनाने में बहुत देर कर दी। तुम ठीक तो हो ना? इसे क्या होगा, बिल्कुल ठीक है ये। अरे बस सोती रहती है दिन रात, यह नहीं कि घर का कुछ काम कर ले। इस तरह कंचन मेघा को बहुत परेशान करने लगी थी। एक दिन कंचन ने सुबोध से कहा, सुबोध, मेरी मान तू अपनी पत्नी को तलाक दे दे। मैं तेरी शादी किसी अच्छी और अमीर घर की लड़की से करा दूंगी। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ना तो ये कुछ काम करती है, ना किसी चीज का ध्यान रखती है। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना बेटा। माँ, कैसी बात करती हो आप? मैं मेघा से बहुत प्यार करता हूँ, उसे तलाक नहीं दे सकता। और आज के बाद मुझसे इस बारे में आप कभी कोई बात नहीं करेंगी, समझिए आप। सुबोध गुस्से में वहां से चला जाता है और कंचन सोचने लगती है, इस मेघा नाम की बला ने न जाने क्या जादू कर दिया है मेरे बेटे पर। आज मैं प्रण लेती हूँ कि मेघा को तो इस घर से और अपने बेटे की जिंदगी से निकलवा कर रहूंगी। एक दिन कंचन और सुबोध को पता चलता है कि मेघा माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर कंचन का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है और वो सुबोध के मन में नफरत फैलाना शुरू कर देती है। सुबोध बेटा, तुझे मेरी बात पर यकीन तो आएगा नहीं, फिर भी मैं बता देती हूँ कि तेरी बीवी के चाल चलन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। वो घंटों घंटों तक छत पर रहती है और मोहल्ले के लड़कों से बात करती है। माँ, मैं पहले भी बोल चुका हूँ और अब भी बोल रहा हूँ, आपकी बातों पर मुझे यकीन नहीं है। अब कभी आप मुझसे ऐसी बातें नहीं करेंगी। मैं मेघा से प्यार करता हूँ, ये बात आपको क्यों समझ में नहीं आ रही? बेटा, तुझे बताना मेरा फर्ज था, सो मैंने बता दिया। आगे तेरी मर्जी। सुबोध को भले ही माँ की बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसके मन में मेघा को लेकर शक पैदा हो चुका था। सुबोध जब भी काम से घर आता तो कंचन किसी न किसी बहाने मेघा को छत पर भेज देती। एक दिन सुबोध ने मेघा से पूछा, मेघा, तुम सारा दिन छत पर करती क्या रहती हो? तुम्हें अपना और हमारे बच्चे का ध्यान रखना चाहिए। मैं सारा दिन छत पर तो नहीं रहती, जब माँ भेजती है तभी जाती हूँ। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? देखो मेघा, माँ तुम्हारे बारे में मुझसे न जाने क्या क्या बोलती रहती है।
लेकिन कभी भी मैंने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। बस एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर मैंने कभी भी तुम्हें कुछ गलत करते हुए देख लिया ना, तो वो दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। एक दिन कंचन के घर की लाइट चली गई और सुबोध के आने का समय भी हो गया था। कंचन ने मौके का फायदा उठाकर मेघा के कमरे में एक लड़के को भेज दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। उसी समय सुबोध भी आ गया। माँ, घर में इतना अंधेरा क्यों है? और मेघा कहाँ है? लाइट गई है बेटा। तेरी बीवी अपने कमरे से कभी बाहर निकलती है भला? होगी अपने कमरे में, जाकर देख ले क्या कर रही है। सुबोध अपने कमरे का दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर जाता है, वैसे ही लाइट आ जाती है। कमरे में से एक लड़का निकलकर भाग जाता है। सुबोध गुस्से से मेघा से पूछता है, मेघा, कौन था ये? और तुम्हारे साथ कमरे में क्या कर रहा था? मुझे नहीं पता सुबोध, मैंने भी इसे लाइट आने के बाद देखा। कमरे में इतना अंधेरा था कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। माँ मुझे हमेशा समझाती रही कि तुम अच्छी नहीं हो, तुम्हारा कई लड़कों के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन मैंने माँ की बात कभी नहीं सुनी। मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर ऐसा कभी हुआ तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। सुबोध, ये क्या कहे जा रहे हो? ये सब सच नहीं है। आप मुझ पर शक कर रहे हो? मेघा ने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा, लेकिन सुबोध अपनी माँ के फैलाए जाल में फंस चुका था। उसने अपनी पत्नी की एक भी नहीं सुनी और उसको धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अब कंचन का रास्ता साफ था। उसने सुबोध की शादी अमीर घर की लड़की सौम्या से करवा दी, जो अपने साथ बहुत सारा दहेज लाई थी। अब आई है मेरे बेटे के टक्कर की बहू। अच्छा हुआ उस कलमुही से मेरा और मेरे बेटे का पीछा छूट गया। सौम्या और सुबोध की शादी को कई दिन बीत गए। कंचन ने सौम्या को घर के काम में हाथ बटाने के लिए कहा, तो सौम्या ने अपनी सास को 4 बातें सुना दी। माँ जी, मैं यहाँ आपके घर का काम करने नहीं आई हूँ। आप तो दिन भर लेटी रहती हो, थोड़ा काम कर लोगी तो आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। मुझे वैसे भी दिन भर बहुत काम होते हैं। कंचन को सौम्या की बात सुनकर बहुत बुरा लगा। उसे पहली बार मेघा की याद आई। वो बिना कहे सारे काम कर देती थी। इस तरह सौम्या जब देखो कभी अपनी सास से तो कभी अपने पति से लड़ती रहती। इतने दिन हो गए मुझे इस घर में आए हुए, लेकिन आप दोनों ने मुझे कभी चैन से नहीं रहने दिया। कभी बोलते हो कपड़े धुले, कभी बोलते हो बर्तन धुले। अगर यही सब करवाना था तो कोई नौकरानी ले आते। शादी करने की क्या जरूरत थी आपको? हाँ माँ जी, आपने मुझे बिना ताने मारे कभी कुछ खाने को दिया है? जब देखो ताने मारती रहती हो। पता नहीं मेरे माँ बाप ने कहाँ फंसा दिया मुझे। हे भगवान, कैसी की तरह जुबान चलती है इसकी। मेरी पहली वाली बहू तो कुछ नहीं बोलती थी, बस अपने काम से काम रखती थी। वो किसी गरीब घर की बेचारी सी लड़की होगी जिसने आप लोगों को इतनी आसानी से छोड़ दिया। अगर मुझे इस तरह परेशान किया ना, तो मैं आप दोनों को जेल की चक्की पिसवा दूंगी। इस तरह सौम्या अपने पति और अपनी सास का जीना हराम कर देती है। सुबोध को ये बात सुनकर ज्यादा परेशानी होती है कि सौम्या कभी माँ नहीं बन पाएगी। एक दिन कंचन अपने बेटे सुबोध से बात कर रही थी। बेटा, तेरी दूसरी पत्नी तो बहुत खतरनाक निकली। मेघा कितनी अच्छी थी, तूने अच्छा नहीं किया उसे घर से निकालकर। माँ, मेघा सौम्या की तरह बदतमीज नहीं थी, लेकिन उसका चरित्र भी तो अच्छा नहीं था। आप भी तो उसके प्रेम के किस्से सुनाती रहती थी मुझे। अगर उस दिन कमरे में मैं उसे किसी और लड़के के साथ नहीं देखता तो शायद मैं उसकी सच्चाई कभी नहीं जान पाता। नहीं बेटा सुबोध, वो गलत नहीं थी। मैंने ही बार बार तेरे दिल में शक भरा और उस लड़के को मैंने ही पैसे देकर मेघा के कमरे में भेजा था ताकि तू सब कुछ अपनी आंखों से देख ले और उसे घर से निकाल दे। ये बात सुनकर सुबोध को बहुत गुस्सा आया, लेकिन सुबोध कुछ बोल पाता उससे पहले ही सौम्या ने सारी बातें सुन ली थी। छी माँ जी, कितनी घटिया सोच है आपकी। कोई अपनी बहू के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा।
अब मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रुक सकती। इस तरह सौम्या घर छोड़कर चली जाती है और अपने ससुराल वालों पर घरेलू हिंसा का केस कर देती है। सुबोध को हर महीने खर्चे के रूप में मोटी रकम सौम्या को देनी पड़ती है। इससे उनका अपना खर्चा भी पूरा नहीं हो पाता। मुझे अपने बेटे की नौकरी पर कितना घमंड था, लेकिन अब बेटे की नौकरी के पैसों से भी घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। बेटा, तू मेघा को वापस ले आ, क्या पता वो हमें माफ कर दे तो हमारे घर की सारी परेशानियां दूर हो जाए। माँ की बात मानकर सुबोध मेघा के घर चला जाता है। वो देखता है कि मेघा एक छोटे से बच्चे के साथ खेल रही है। वो किसी अच्छी कंपनी में जॉब करती है। मेघा सुबोध को देखकर तीखे स्वर में बोलती है, आप कौन सा नया इल्जाम देने आए हो सुबोध? मुझे माफ कर दो मेघा, मैंने तुम्हें गलत समझा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। माँ ने मुझे जो दिखाया मैंने वही देखा। मेघा, ये बच्चा हमारा है ना? नहीं सुबोध, ये बच्चा सिर्फ मेरा है। इसके और मेरे साथ तुम्हारा रिश्ता तभी खत्म हो गया था जब तुमने मुझ पर शक करके अपने घर से निकाल दिया था। मुझे माफ कर दो मेघा, तुम मेरे साथ चलो। तुम अकेले इस बच्चे को कैसे पालोगी? नहीं सुबोध, अब मैं नहीं आ सकती। अब मैं वो बेचारी मेघा नहीं जिसे तुमने घर से निकाला था। अब मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। अपने बच्चे की परवरिश तुमसे अच्छी तरह कर सकती हूँ। सुबोध ने मेघा से बहुत माफी मांगी, लेकिन मेघा ने अपने आत्मसम्मान को ऊपर रखकर सुबोध को वापस भेज दिया। कुछ दिनों बाद सुबोध ऑफिस में उदास बैठा था। तभी उसे पता चला कि उसका नया मैनेजर आने वाला है। जब सुबोध के ऑफिस में नए मैनेजर की एंट्री हुई तो वो कोई और नहीं बल्कि उसकी पहली पत्नी मेघा ही थी। मेघा अब अपने पति से ज्यादा कामयाब हो चुकी है और उसने ये साबित कर दिया है कि लड़की बेचारी नहीं होती है। उर्मिला जी के 2 बेटे थे। पहले बेटे महेश की शादी सुरभि के साथ हुई और छोटे बेटे विवेक की शादी अंजलि के साथ हुई। अंजलि जब घर में शादी करके आई तो उसने देखा कि उर्मिला जी उसकी जेठानी सुरभि के ऊपर अच्छा खासा अत्याचार करती हैं। उर्मिला जी सास होने के पूरे मजे ले रही थी और जब देखो तब किसी न किसी बात पर सुरभि को परेशान करती रहती। उसे दुखी करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। लेकिन अंजलि को ये बात अच्छी नहीं लगी। अरे सुरभि, सुबह के 7 बज रहे हैं, अभी तक सो रही हो? घर का काम कौन करेगा? मम्मी जी, जेठानी जी की तबीयत ठीक नहीं है। कल रात को उन्होंने मुझे बताया था। आप उन्हें सुने दीजिए, काम मैं कर लेती हूँ। आई बड़ी जेठानी की वकील बनकर, जा जाकर तू अपना काम कर। मम्मी जी माफ करना, वो जरा उठने में देर हो गई। कल रात को बुखार आ गया था ना, इसलिए सुबह नहीं उठ पाई। बुखार आ गया था तो मैं क्या करूं? रसोई बर्तनों से भरी पड़ी है। कल रात को भी तू बर्तन मांजे बिना ही सो गई। अब क्या ये सब काम मैं करूंगी? नहीं नहीं मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अभी सारा काम कर देती हूँ। भाभी, आपको बर्तन मांजने की कोई जरूरत नहीं है। कल रात को आपको बुखार था। अरे तो कौन साफ करेगा बर्तन? तुम करोगी क्या? मम्मी जी, आप अच्छी तरह जानती हैं मुझे ऑफिस जाना है और मैं ये सारे काम नहीं कर सकती। तो फिर ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप सुरभि को सारा काम करने दे। जा सुरभि, जल्दी से बर्तन साफ कर। और आज पूरा बाथरूम कपड़ों से भरा पड़ा हुआ है, वो भी तुझे ही धोने हैं। अंजलि को अपनी सास का ये बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखिए मम्मी जी, ये आप अच्छा नहीं कर रही हैं। मैं इस घर की छोटी बहू भले ही हूँ, लेकिन इस घर में किसी के साथ कुछ भी अत्याचार हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या क्या बर्दाश्त नहीं कर सकती? तुम छोटी बहू हो, बहू की तरह रहो। सास बनने की कोशिश मत करो। ठीक है मम्मी जी, शाम को बात करते हैं। मुझे अभी ऑफिस जाने में लेट हो रहा है।
जब अंजलि शाम को ऑफिस से लौट कर आती है तो साथ में अपने भाई को लेकर आती है। अंजलि का भाई शहर का जाना माना दबंग इंसान था। इसके आगे किसी की एक ना चलती। जय हो आंटी जी। क्या बात है, आजकल बहुओं को बहुत परेशान किया जा रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। अरे बेटा पूछ ले अंजलि से, हैं? उससे तो मैं कोई काम ही नहीं करवाती है ना अंजलि बेटा। मम्मी जी, मेरा भाई मेरी नहीं, इस घर की बहू यानी कि मेरी और सुरभि भाभी दोनों की बात कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो सुरभि से भी पूछ लो। अभी उसे बुला देती हूँ। सुरभि बेटा जरा इधर तो आना। सुरभि अपनी सास से बहुत डरती थी और इसलिए उसने अंजलि के भाई के सामने अपना मुंह बिल्कुल नहीं खोला। प्रणाम भाभी, क्या बात है, आप इतनी उदास क्यों दिख रही है? अरे अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ है ना इस घर में तो बेधड़क मुझे बता दीजिए। यहाँ का सारा काम तो मैं देख लूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मम्मी जी तो मुझे बहुत प्यार करती है। अंजलि तो मेरी छोटी बहन की तरह है। अरे भाभी, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे बता क्यों नहीं देती कि मम्मी जी आपके साथ किस तरह का व्यवहार करती हैं? देख बेटा, तुम्हारी बहन की जबान कैसे कैंची की तरह चलती है। अरे अब जब सुरभि खुद कह रही है कि उसे कोई परेशानी नहीं है तो भला ये क्यों भड़काने में लगी हुई है? अंजलि, मुझे लगता है तुम्हारी सास ठीक कह रही है। हो सकता है कि तुम्हारी जेठानी को कोई परेशानी ना हो, बस तुम्हें ऐसा लग रहा हो। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। इस तरह की चालाकी खेलकर अंजलि की सास अंजलि के भाई को वहां से भेज देती है और उसके जाने के बाद, अंजलि खबरदार, जो आज के बाद कभी अपनी जेठानी की तरफदारी करने की कोशिश भी की तो। आप मुझे जानती नहीं मम्मी जी, मेरे भाई को देखा है ना, बस उसी की बहन हूं मैं। डरती नहीं हूं किसी से। हाँ, ध्यान रखना। और फिर एक दिन अकेले में अंजलि अपनी जेठानी को समझाती है, भाभी इस तरह डरने से जिंदगी नहीं कटेगी। आपको मम्मी जी के अत्याचार का जवाब देना चाहिए। नहीं नहीं अंजलि, मुझे मम्मी जी से बहुत डर लगता है। मैं उन्हें कोई जवाब नहीं दे सकती। जैसा चल रहा है प्लीज चलने दो। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो आपकी पूरी जिंदगी यहाँ इस घर में बर्तन मांजने में निकल जाएगी भाभी। तो तुम बताओ मैं क्या करूँ? मैं मम्मी जी से रोज झगड़ा करूँ क्या? झगड़ा ना सही, लेकिन आप उन्हें उनकी गलत बात का जवाब तो दे सकती हैं ना। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा ये सब। ठीक है, आज से आपके ऊपर हो रहे अत्याचार का बदला मैं लूंगी। अगले दिन, सुरभि, तुझे एक बार में समझ में नहीं आता क्या? मैंने कहा था पूरी छत की झाड़ू और धुलाई करके आ। चल जा जल्दी। मम्मी जी, छत पर बहुत धूप निकली हुई है, भाभी को वहां भेजना ठीक नहीं। तू चुप कर, तुझसे किसी ने पूछा है क्या? तभी अंजलि अपने कुर्ते की जेब से एक नकली गन निकालती है और उसे हवा में लहराते हुए कहती है, वैसे तो मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन कल जाते जाते मेरा भाई मुझे ये तमंचा दे गया था। कह रहा था कि मैं इतना दबंग हूँ तो मेरी बहन थोड़ी तो दबंग होनी चाहिए। क्यों मम्मी जी, आपका क्या ख्याल है? सुरभि, अरे रहने दे बेटा, छत की धुलाई करके क्या करेंगे? कल फिर गंदी हो जाएगी। तू एक काम कर, घर का झाड़ू पोछा कर ले जा। वैसे मम्मी जी, मेरे भाई ने कहा था कि घर में काम वाली बाई लगवा लो। वो क्या है ना, इस तमंचे को वो कल ही पूरा लोडेड करवा के आया था और उसके हाथ से ना अक्सर कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है।
अगर उसको खबर भी चली कि यहाँ पर मैं अपने ससुराल में झाड़ू पोछा कर रही हूँ तो सुरभि बेटा, कुछ दिनों से तेरी तबीयत खराब है ना। एक काम कर, तू अपने कमरे में जाकर आराम कर। ये हुई ना मम्मी जी। चलिए, इसी बात पर मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। कुछ देर के बाद अंजलि सुरभि के कमरे में आती है। ये क्या अंजलि, तुमने तो मम्मी जी को अपनी बंदूक से बिल्कुल डरा दिया, और तुम्हारे पास ये बंदूक आई कहाँ से? भाभी, इंसान को ना थोड़ी सी हिम्मत दिखानी चाहिए। आप जानते हैं, ये नकली है, लेकिन मेरे अंदर जो हिम्मत है ना, वो बिल्कुल असली है। ठीक कहती हो तुम, थोड़ी सी हिम्मत मुझे भी करनी होगी। कल जब मम्मी जी आपसे कुछ भी कहेंगी ना, तो मैं आपकी तरफदारी नहीं करूंगी। आप एक बार में उन्हें अच्छे तरीके से जवाब दे देना, फिर देखना वो आपको कभी परेशान नहीं करेंगी। और फिर अगले दिन, सुरभि, जा मंडी जाकर सब्जी ले आ। लेकिन मम्मी जी, अभी तो दोपहर के 12 बजे हैं, बाहर बहुत गर्मी है, मैं शाम को जाकर ले आऊंगी। तो क्या मोम की बनी है, जब पिघल जाएगी हैं? मम्मी जी, मैंने कह दिया ना, मैं सब्जी शाम को जाकर ले आऊंगी। अभी बहुत तेज गर्मी है, और इतनी तेज धूप में जाना मेरे बस की बात नहीं है। सुरभि का जवाब सुनकर उर्मिला जी डर जाती हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, शाम को सब्जी ले आना। इतनी आंखें क्यों दिखा रही है? मम्मी जी, थोड़ा दबंग तो होना ही पड़ेगा ना। पूरी जिंदगी हो गई आपके ताने सुनते सुनते, और आज के बाद अगर आपने मुझसे कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये क्या हो गया? बड़ी मुश्किल से एक बहू को काबू में करके रखा था, लेकिन इसकी दबंग देवरानी ने तो इसके भी तेवर बदलवा दिए। उस दिन के बाद से उर्मिला जी ने अपनी बहुओं से तरीके से बात करना सीख लिया। दबंग देवरानी ने सब कुछ ठीक जो कर दिया था।